Hello friends, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about interpretation of statutes part 2. Here are some subtopics on which we will be talking today. Secondary rules, tools of interpretation internal and external, and some presumptions. So the first one is strict construction. इसके अंदर हम लॉ को वैसा ही इंटरप्रेट कर लेते हैं जैसा लॉ लिखा हुआ है। मतलब हम उसको एकदम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं कि जो लिखा हुआ है ना हम उसको वैसा का वैसा ही समझते हैं, ना उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। ठीक है, इसके अंदर आपको अपना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कम भी नहीं समझना है। लॉ मेकर जो कहना चाह रहा है ना एक्चुअल में सिर्फ उतना ही समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोई सिंबल बना हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग ये निकल कर के आ रहा है कि जब फायर लगी हुई हो तब आपको लिफ्ट को यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो आपको उसका ना वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे कि जो आपको दिख रहा है, जो मीनिंग वहाँ से निकल कर के आ रहा है आप वही मीनिंग लोगे, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करोगे। मतलब वहाँ पे क्या लिखा है कि इन केस ऑफ फायर आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही उसका मतलब है कि इन केस ऑफ फायर। फिर चाहे अदर कोई भी केस हो उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फायर के केस में आपको लिफ्ट को यूज़ नहीं करना है, दैट्स इट। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप सिर्फ जो लिखा हुआ है, जो दिख रहा है, जो बोला गया है उसको एज इट इज़ समझ रहे हो बिना अपना दिमाग लगाए। तो जब आप यहाँ पर अपना दिमाग जो है वो ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रहे हो, जो एकदम लिखा हुआ है वही का वही समझ ले रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो किस सेंस में जाती है, नैरोअर सेंस, मतलब छोटे सेंस में जाती है। क्योंकि वाइडर सेंस तो तब बनेगा ना जब आपका वहाँ पे समझने का जो दायरा होगा वो इंक्रीज़ होगा। हम तो हमारी समझ लगा ही नहीं रहे हैं ना, हम तो ये बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर कि बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है बस उसको वैसा ही मान लो, अपना दिमाग ही मत लगाओ फालतू का। ठीक है, तो यहाँ पे हम नैरोअर सेंस में इंटरप्रेट करते हैं और बेसिकली ये यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होता है ना वो पनिशमेंट्स के उसमें यूज़ होता है, पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग। क्यों पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग यूज़ होता है? क्योंकि जो सज़ाएँ लिखी हुई हैं, ठीक है, हमें ना उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होता है कि कोई जो भी सज़ा दे रहा है, ठीक है, कोर्ट में, तो वहाँ पर हम कम नहीं कर सकते हैं सज़ा को। ठीक है, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि सामने वाले को इससे तकलीफ़ होगी तो हम सज़ा को कम कर देते हैं, या हमें सामने वाले को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचानी है तो हम सज़ा को ज़्यादा कर देते हैं। वहाँ पे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जो इंडियन पीनल कोड बना हुआ है वहाँ पे सारी सज़ाएँ लिखी हुई होती हैं, तो वहाँ पर जो भी सज़ाएँ लिखी हुई हैं एग्ज़ैक्टली हमें बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए एग्ज़ैक्टली वहाँ पे जैसा-जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा-वैसा हम फ़ॉलो करते जाएँगे। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम पनिशमेंट्स के अंदर ना स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं ताकि जिस बंदे ने गलत काम किया है, ठीक है, उसको लाइक उसके मिसकंडक्ट के लिए सज़ा मिले। और जितनी सज़ा दी हुई है जिस अकॉर्डिंग जो भी उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ होता है, जितने भी साल का उसको वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा या कुछ भी होगा वो उसको एग्जैक्टली वहाँ पे वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल में भी ये लिखा है कि इंडियन पीनल कोड एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारे राइट्स लिखे हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो उन राइट्स को भी हमें स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना होता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर हमारी समझ का दायरा बढ़ाएंगे, हमारी सोच का दायरा बढ़ाएंगे, तो हो सकता है जो हमारा राइट है हम जितना हमें मिला हुआ है हम उससे शायद कहीं ज़्यादा अंदर तक उसको इंटरप्रेट कर लें। मतलब जैसे हमें राइट दिया हुआ है सिर्फ़ किसी पर्सन को, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है उसको सिर्फ राइट दिया हुआ है कि आप इसको सिर्फ हथकड़ी पहना के और जेल के अंदर ला सकते हो। ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर को समझो ये राइट नहीं दिया हुआ है कि आप इसके साथ मारपीट करो, जैसे किसी पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, तो जो राइट्स होते हैं ना उनके अंदर भी हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना होता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर ज़्यादा डीपली जाके इंटरप्रेट करने लग जाते हो ना तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा राइट खुद से ही जनरेट कर दें कि नहीं, सिर्फ हथकड़ी पहनाना के साथ साथ ना आप इसको मार भी सकते हो।
ठीक है। तो हमें हमारे राइट्स को इतना ज़्यादा भी इंटरप्रेट नहीं कर लेना है कि हमारा वो जो राइट है उसका दायरा बढ़ जाए या कम हो जाए, और हमें जो पनिशमेंट्स होती हैं उनको भी ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना होता है कि उनका दायरा बढ़ जाए या कम हो जाए। तो राइट्स एंड पनिशमेंट्स दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें उतना इंटरप्रेट करना चाहिए जितना लिखा हुआ है, जितना लॉ मेकर ने वहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए इन दोनों के अंदर हम स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ लिबरल कंस्ट्रक्शन। ये स्ट्रिक्ट वाले का उल्टा है। इसके अंदर हम लॉ को इस मैनर में इंटरप्रेट करते हैं कि जो प्रोविज़न लिखा हुआ है हम उसको बिल्कुल डीपली जा कर के समझ सकें, ना कि सिर्फ जितना लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही समझ सकें, नहीं, बल्कि हम उसको ज़्यादा डीप जाके समझ सकें। ठीक है, हम इसके अंदर नैरोअर सेंस नहीं, वाइडर सेंस लगाते हैं। मतलब जितना लिखा हुआ है हम उसके अंदर बिल्कुल डीप जाने की कोशिश करते हैं, एकदम समझने की कोशिश करते हैं गहराई से कि लॉ मेकर ने क्या कहने की कोशिश की है, लॉ मेकर क्या कहना चाहता है। ऐसा नहीं करते कि जितना लिखा है सिर्फ उतना ही मान लिया और आगे काम कर दिया। नहीं, जितना लिखा है उसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, डीप जा कर के समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे काम होता है। तो हम वहाँ पर थोड़ा हमारी जो सोच का दायरा है ना वो खोल देते हैं, थोड़ा वाइड कर देते हैं हमारी सोच का दायरा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको वाइडर सेंस में इंटरप्रेट करते हैं हम लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर। और जब हम वाइडर सेंस में इंटरप्रेट करने लगते हैं ना, तो वो हम तब करते हैं जब हमें किसी बंदे को कोई सज़ा मिलने से सज़ा मिलने से कह रही हूँ, किसी को रेमेडी मिलने से हमें उसको रेमेडी दिलवानी हो, तब जा कर के हम लिबरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा ये ट्राई करता है कि जो अग्रिव्ड पार्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी मिल सके। मतलब कहीं से भी अगर उसको किसी भी एक्ट के थ्रू या किसी भी प्रावधान के थ्रू कहीं से भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे फ़ायदा हो सकता है ना वो वाला प्रावधान उस पे लगे। तो ऐसा इतना देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ ऐसे इंटरप्रेट तो नहीं कर सकते कि जो लिखा हुआ है उसको उतना ही पढ़ लिया। हमें थोड़ा अंदर डीपली जा कर के चीज़ों को समझना पड़ेगा, जब भी हम किसी एग्रीव्ड पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाएंगे। ठीक है, तो बस एक चीज़ याद रखना स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर और लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर, कि स्ट्रिक्ट में हमें थोड़ा हमारी जो दायरा होता है सोच का वो नैरो रखना होता है। ठीक है, और जितना कहा गया है ना बस चुपचाप से उतना समझ लो और आगे प्रोसीडिंग हो जाएगी। वो पनिशमेंट्स के केस में होता है। और लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें हमारी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है, हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, हमें चीज़ों को डीपली जा कर के समझना पड़ता है, ताकि हम अग्रीड पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें जिस प्रावधान से। ठीक है, जिस प्रावधान से उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ना, हमें वो वाला प्रावधान के अकॉर्डिंग उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी है कोर्ट को। ठीक है, और इसके अंदर हम इसलिए वाइडर सेंस में इंटरप्रेट करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको एकदम खोल करके इंटरप्रेट करते हैं। और एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा हुआ है वेलफेयर लॉज के अंदर हम लिबरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। वेलफेयर लॉज क्या होता है? जो हमारे वेलफेयर के लिए बनाया गया है, जो वर्किंग पीपल है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो लॉज बनाए हुए हैं हम उन्हें वेलफेयर लॉज बोलते हैं। और उनके अंदर बेसिकली हम लिबरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है, एम्प्लॉयर ने कुछ गलत किया है, या कोई भी बंदा है वो किसी के भी अंडर काम कर रहा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है और हम उसे रेमेडी दिलाना चाहते हैं, कोर्ट उसे रेमेडी देना चाहता है, तो वहाँ पर वो हर चीज़ को एकदम बारीकी से ऑब्जर्व करेगा। और इसीलिए वो सारा जो पार्ट होता है वो लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। सो द नेक्स्ट इज एक्सप्रेसियो यूनिस ईस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टरिस। इसका मतलब होता है कि अगर एक चीज़ का एक्सप्रेशन हो गया ना तो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया कि कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल ही बन सकता है, कोई भी एक कह रही हूँ, मतलब कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है। जैसे मैंने ये बोल दिया, मैंने जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कोई जो डायरेक्टर जो बनेगा वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया कि इंडिविजुअल ही बन सकता है। इसका मतलब बाकी की जो क्वेश्चंस हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही एक्सक्लूड हो गई। जैसे कि क्या क्या, कि कंपनी बन सकती है डायरेक्टर? नो। पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? नो। एलएलपी बन सकती है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन सकती है? नो। ठीक है,
कोई सोल प्रोप्राइटर बन सकता है? नो। तो इसका मतलब जब मैंने एक चीज़ का वहाँ पे एक्सप्रेशन कर ही दिया कि एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है, तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप ही एक्सक्लूड हो गई हैं। अब अगर हम लॉ में ये सारी चीज़ें भी लिखने बैठ जाएंगे कि ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये रूल आया है, और ये रूल ये कहता है कि जब किसी लॉ के अंदर एक चीज़ का अच्छे से उल्लेख कर दिया गया है, एक चीज़ को अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है, तो फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो अपने आप ही लाइक ख़त्म हो जाने चाहिए, वो बाकी अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है। सो हेयर एक्सप्रेशन ऑफ वन मतलब इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन बाकी सबको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर रहा है। क्या क्या? कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी एट्सेट्रा। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेनिया एक्सपोसिटियो ईस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा। इसका मतलब होता है कि लॉ के अंदर जो मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा होता है कि जो हमने एक लॉ लिखा हुआ है उसके साइड में ना कभी कभार उसके मीनिंग्स दिए होते हैं, या फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर तो हर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ होता है। लीगल डिक्शनरीज भी होती हैं जिनके अंदर मीनिंग दिया हुआ होता है। तो ये जो रूल है ये बोलता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर हुआ हो तो। सो लेट्स कंटिन्यू। ये वाला जो रूल है वो ये बोलता है कि लॉ के अंदर जो मीनिंग दिया हुआ है ना, आपको सिर्फ वही मीनिंग अप्लाई करना है, खुद अपना दिमाग लगा के कोई भी मीनिंग बना के अप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं, तो ये रूल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन करने में। तो ये भी एक रूल है जो सिर्फ छोटी सी बात बोल रहा है कि हमें जब कोई हम लॉ पढ़ रहे होंगे और उसके अंदर हमें किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो हमें वही वाला मीनिंग अडॉप्ट करना है जो उस लॉ के अंदर खुद दिया हुआ है, ठीक है। या फिर किसी अथॉरिटी ने उसका कोई मीनिंग दिया हुआ हो, या फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट में उसका कोई मीनिंग दिया हुआ हो, या फिर लीगल डिक्शनरीज के अंदर कोई मीनिंग दिया हुआ हो। तो जो मीनिंग दिया हुआ है ना विद इन द लॉ या फिर कहीं ऐसी जगहों पे, वही मीनिंग हमें अडॉप्ट करना है। लाइक खुद से कुछ मीनिंग अडॉप्ट नहीं करना है, या तो उसके अंदर दिया हुआ हो, और नहीं दिया हुआ तो फिर आप बाहर वाली चीज़ों पे जा सकते हो, जैसे कोई अथॉरिटी हो गई, लीगल डिक्शनरीज हो गई, और कुछ फॉरेन डिसीजंस हो गए, या कुछ भी हो गया, फिर आप वहाँ पर जा सकते हो। तो आप उन मीनिंग्स को अडॉप्ट कर सकते हो, बट खुद से मत करना, बस अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट, नोसेटेरा सोर्सेस। इसका मतलब होता है कि वर्ड इज़ नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। नोसेटर सोर्सेस का मतलब होता है वर्ड इज़ नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। मतलब कि जब दो स्पेसिफिक वर्ड्स को साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसमें से एक वर्ड का मीनिंग तो क्लियर है, बट जो सेकंड वर्ड है उसका मीनिंग अनक्लियर है, या फिर क्लियर तो है बट हमें ऐसा लग रहा है कुछ अटपटा सा कि यार नहीं जम नहीं रहा। तब हम क्या करेंगे कि हम जो भी वर्ड का मीनिंग अनक्लियर है, ठीक है, उसको साइड में रख देंगे, और जिस वर्ड का मीनिंग क्लियर है उसका कलर उस वर्ड में आ जाएगा, उसकी सिग्निफिकेंस उस अनक्लियर वाले वर्ड में आ जाएगी, उसकी इम्पोर्टेंस उस अनक्लियर वाले वर्ड में आ जाएगी, ठीक है। ये कहता है ये वाला रूल। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाती हूँ, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट पता होगा आपको, वो पौधे नहीं, ठीक है, वो वाले प्लांट जो वो हम उनको बोलते हैं ना फैक्ट्रीज़ में जो प्लांट्स लगते हैं वो प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी ये दो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और इनको साथ में यूज़ किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं या हम लेबर एक्ट पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी का तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है कि हाँ मशीन्स, बट प्लांट का जो वर्ड है वो अनक्लियर है। तो जो प्लांट वर्ड है ना उसको हम साइड में रख देंगे, और हम जो उसके साथ वाला स्पेसिफिक वर्ड है मशीनरी, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी जो महत्वता है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो कलर है, हम वो उठा के सारा अनक्लियर वाले वर्ड को दे देंगे, हम प्लांट को दे देंगे। हमें प्लांट का मीनिंग समझ नहीं आ रहा ना, तो हमने क्या किया कि उसके साथ में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, एंड लगा के उसके साथ में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है उसके एसोसिएट का जो भी मीनिंग आएगा ना, हम ये मान लेंगे कि वो ही मीनिंग इसका भी होगा। जो मीनिंग मशीनरी का है वही मीनिंग प्लांट का भी है, हम ये मान लेंगे।
तो जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो और साथ में कोई स्पेसिफिक वर्ड्स को जोड़ करके यूज़ किया हुआ है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी या कुछ भी ऐसा, तो तब आप क्या करना कि जो भी वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है ना, आप उसका मीनिंग अनक्लियर वाले वर्ड को दे देना ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी अपने आप उसको मिल जाएगी, ये ऐसा ये बोलता है रूल। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये सेकेंडरी रूल्स हमारे ख़त्म हो गए। नाउ हम टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपको दो मिलेंगे एड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि जो विद इन द लॉ आपको समझने के लिए हेल्प मिल रही है। ठीक है, लॉ के अंदर से ही आपको हेल्प मिल रही है। जैसे लॉ के अंदर कुछ साइड में कुछ कोई ग्लोसरी समथिंग, जैसे बचपन में होता था हमारे इंग्लिश की बुक्स में, उसके अंदर मीनिंग्स लिखे हुए होते थे, ऐसे लॉ के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको, जैसे उनको हम मार्जिनल नोट्स बोलते हैं, मतलब वैसे, तो वो लॉ के अंदर ही होती है। तो लॉ के अंदर ही ना ऐसी कुछ चीज़ें होती है, अगर आपको उनसे ही हेल्प मिल रही है लॉ को समझने में, तो वो इंटरनल एड हो गया। और एक्सटर्नल एड क्या होता है कि आपको लॉ में से हेल्प नहीं मिल रही है, आप जो लॉ पढ़ रहे हो उस कानून की बुक को छोड़ के आपको कहीं और जाना पड़ रहा है। जैसे आपको अपने किसी पड़ोसी में कोई एडवोकेट है, उनसे पूछना पड़ रहा है, या आपको कोई पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखनी पड़ रही है, या आपको कोई फ़ॉरेन डिसीजन देखना पड़ रहा है, या आपको अपने बड़े भाई बहन से पूछना पड़ रहा है, या आपको कुछ भी अदर काम करना पड़ रहा है, बट वो आपकी लॉ की बुक को बंद करके आप कहीं और जा रहे हो, तो इसका मतलब वो आपको उस लॉ के अंदर मदद नहीं मिल रही है, उसके बाहर से आप मदद ले रहे हो और समझ रहे हो, तो वो एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया। सो वापस से इंटरनल एड्स पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज़ टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बुक है, बुक बंद हुई हुई है, ठीक है, आपने देखा कि अच्छा ऊपर लिखा हुआ है JIGL, ठीक है, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, ऊपर लिखा हुआ है कंपनी लॉ, ऊपर लिखा हुआ है SBEC। ऐसे ये जो होते हैं ये टाइटल्स हैं, कंपनी लॉ, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, और सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब कुछ टाइटल्स होते हैं। ठीक है, और इससे भी हमको मदद मिलती है ना, हमको समझ में आता है ना इनको पढ़ के कि इंडियन पिनल कोड मतलब इसके अंदर तो सजाएं लिखी होंगी, कंपनी लॉ मतलब इसके अंदर कंपनी से रिलेटेड लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये टाइटल जो होता है वो भी हमें हेल्प करता है, और ये विद इन द लॉ है ना, क्योंकि जो लॉ की बुक है उसी के फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, उसी के कवर पे ये लिखा हुआ है, तो हमें कहीं और तो नहीं जाना पड़ रहा ना इस बुक को छोड़ के। तो इस बुक के अंदर अंदर आपको जो भी मिल जाएगा ना वो इंटरनल एड होगा, और बुक बंद करके कहीं जाना पड़ रहा है ना समझ लेने के लिए, तो वो एक्सटर्नल एड हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिमाग में ना एक पिक्चर क्रिएट कर लो, जैसे आपने कंपनी लॉ खोल रखा है, तो आपने सबसे पहले कंपनी लॉ उठाया, बेयर एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी लॉ 2013, तो ये हो गया आपका टाइटल। तो सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आपने बुक ओपन की, फिर क्या आता है प्रियम्बल, जहाँ पे कंपनी लॉ का थोड़ा शॉर्ट में सारा समराइज फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि हम इसके अंदर क्या क्या बात करने जा रहे हैं, वो आता है प्रियम्बल। ठीक है, तो वो प्रियम्बल से भी हमें मदद मिलती है। तो जो टाइटल होता है ना वो तो प्रियम्बल से पहले आता है, एंड जो प्रियम्बल होता है ना वो टाइटल के बाद में आता है और सेक्शन से पहले आता है। ऐसा ही नहीं होता है, जब हम बुक खोलते हैं तो पहले कंपनी लॉ लिखा हुआ दिखता है, फिर हम बुक खोलते हैं, फिर हमें प्रियम्बल दिखता है, फिर उसके बाद में हम दोबारा आगे एक पेज पढ़ते हैं, फिर सेक्शन शुरू हो जाते हैं, सेक्शन 1 2 3। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल जो होता है ना वो सबसे पहली बार टाइटल के बाद आता है और सेक्शन से पहले आता है। फिर दूसरी चीज़, इसको भी हम लॉ का पार्ट मानते हैं। ठीक है, मतलब ये भी लॉ का ही पार्ट है, ये लॉ से अलग नहीं है। और प्रियम्बल क्या काम करता है, ये हमें बेसिकली ना जो लेजिस्लेचर होता है, मतलब जो लॉ मेकर होता है, बेसिकली जो लॉ मेकर होता है जिसने लॉ बनाया है, उसकी क्या इंटेंशन है, क्या सोच के उसने इसको बनाया है, उसकी उस इंटेंशन को अनलॉक कर देता है। अनलॉक क्यों कर देता है, क्योंकि जिस टाइम पे ये लॉ बनाया है और वो जो जिस लॉ मेकर ने इसको बनाया है वो भी पता नहीं ज़िंदा होगा या नहीं होगा, तो उसकी क्या इंटेंशन रही होगी ये हमें नहीं पता। तो इसलिए प्रियम्बल में ना वो सब कुछ लिखा हुआ होता है समराइज फॉर्म में। ठीक है, उसको प्रियम्बल को पढ़ के ना हमें समझ में आ जाता है कि लॉ मेकर की क्या इंटेंशन रही होगी इस लॉ को बनाने की, तो उसकी जो इंटेंशन है ना वो वहाँ पे वो प्रियम्बल उसको अनलॉक करता है। फिर आता है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग
अच्छा हाँ, मैं टाइटल में एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि टाइटल के अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल, एक होता है लॉन्ग टाइटल। कुछ नहीं होता है लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल, सिंपल है। जैसे आपने ये बोल दिया कि कंपनीज एक्ट 2013, लंबा सा बोल दिया तो वो लॉन्ग टाइटल हो गया। और आपने ना समझ लो जैसे शॉर्ट टाइटल हो गया टोपा, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो आपने उसको शॉर्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लॉन्ग में ना बोल के शॉर्ट में बोल दिया कि टोपा, तो वो आपको शॉर्ट टाइटल हो गया, दैट्स इट। अब प्रियम्बल में प्रियम्बल हमने कर लिया है, ठीक है। और प्रियम्बल के अंदर अगर आपको जो सेक्शंस है ना वो बिना प्रियम्बल पढ़े क्लियर है ना, तो प्रियम्बल को रेफर करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर हेडिंग क्या होती है, शॉर्ट कैप्शन होता है, मतलब जैसे कि क्या हेडिंग होता है, जैसे सेक्शन 2 उसकी हेडिंग क्या होती है, डेफिनेशन, है ना। तो जो डेफिनेशन है ना वो हेडिंग है। अब आपने सेक्शन 2 का जब हेडिंग पढ़ा कि डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पढ़ते समझ नहीं आ गया कि अच्छा हाँ इसके अंदर ना कुछ बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन आती है ना इन चीज़ों से, बस वही बात है। और ये हमें लोग के अंदर ही मिल रही हैं, तो इसलिए हमें समझ में आ जाता है कि भाई हाँ जो सेक्शन 2 है ना उसकी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि ये तो डेफिनेशन का सेक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है ना कि डेफिनेशंस, तो हमें डेफिनेशन पढ़ के, हेडिंग को पढ़ के शॉर्ट सा कैप्शन होता है, क्योंकि हेडिंग में ज़्यादा लंबा तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं और हमें उससे समझ में आ जाता है कि सेक्शन में क्या बात होने वाली है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट कैप्शन होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे सेक्शन 13 के अंदर उसकी हेडिंग क्या है, ऑल्ट्रेशन टू एमओयू, मतलब हमें समझ में आ गया ये पढ़ के, हेडिंग पढ़ के ही समझ में आ गया कि सेक्शन 13 क्या बात करने वाला होगा, कि एमओयू को ऑल्टर कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या लगेगा, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। वो सब कुछ सारी बातें उसके अंदर लिखी होंगी, ऐसे होता है मतलब, ठीक है। अब जैसे सेक्शन 42 है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसमें हमें पढ़ के समझ में आ गया ना कि हाँ सेक्शन 2 जो है ना वो प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी बातें करने वाला है। नाउ मार्जिनल नोट्स क्या होता है कि जब हम लो पढ़ रहे होते हैं तो जैसे लो लिखा हुआ है तो साइड में ना जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन होता है राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, तो साइड में ना, साइड में मैंने आगे एक पिक भी इसके अंदर शेयर किया, वो देख लेना, वो मार्जिनल नोट्स की है। अभी मार्जिनल नोट्स इतना ज़्यादा बनते नहीं हैं, ठीक है। अब ना क्या होता है कि जो लॉ मेकर्स है ना वो बहुत अच्छे से लॉ बनाते हैं, वो सारी बात इंपॉर्टेंट बात वो विद इन द लॉ ही लिख देते हैं, उनको साइड में लाइक कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो साइड में लिख देते हैं। पहले क्या होता था कि साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते थे ना वो मार्जिनल नोट्स में लिख देते थे, अब ऐसे नहीं होता है। तो मार्जिन नोट क्या होता है कि जैसे जो लोग लिखा हुआ है उसके एक साइड में, ठीक है, मार्जिन लगा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। जैसे कोई भी सेक्शन डाला, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट डाला, तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो मार्जिनल नोट बना के नोट नंबर 1 लिख के ऐसे लिख दिया। फिर सेक्शन 2, फिर कोई और सेक्शन डाला, ठीक है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगता है कि वो हमने विद इन द सेक्शन कवर नहीं किया तो वो साइड में लिख देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। उसको हम मार्जिनल नोट्स बोलते हैं और उनको पढ़ के भी ना हमें समझ आती है एक पर्टिकुलर सेक्शन की। अब इंटरप्रिटेशन क्लोजेस, अरे ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डेफिनेशन क्लोज होता है, ठीक है। हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन क्लोज होता है, जो सारे डेफिनेशंस अपने अंदर कंटेन करता है उसको हम इंटरप्रिटेशन क्लोज बोलते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कुछ डेफिनेशंस जो होती है वो इंक्लूसिव इन नेचर है। जो डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट होते हैं ना कि कंपनी इंक्लूड्स, ठीक है, इसका मतलब कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ये बहुत कुछ इंक्लूड करती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो इंक्लूड करती ही है, एंड हो सकता है कि कुछ और भी इंक्लूड कर ले। एंड अगर ऐसे लिखा हुआ है कंपनी मीन्स, तो उसका मतलब है कि वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है कि भाई लॉ मेकर ने जब ये लिख दिया कि कंपनी मीन्स और फिर उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है तो कंपनी सिर्फ उतनी ही है, उससे आगे कुछ मत समझ लेना, उसके आगे कंपनी के अंदर डेफिनेशन में कुछ इंक्लूड नहीं होगा, तो वो मतलब होता है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स। अब जैसे याद करो जब आप बच्चे थे और आप इंग्लिश की बुक पढ़ते होते थे या कुछ भी पढ़ रहे होते थे, तो ऐसे नहीं होता था कि हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता था तो हम ना साथ के साथ ना एग्जांपल्स को रेफ़र करते जाते थे जिससे हमें समझ में आ जाता था। अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो आपको हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो एक बारी समझ में ना आए, लेकिन जब मैं एग्जांपल देती हूँ तो फटाक से समझ में आ जाता होगा कि अच्छा अच्छा हाँ इसका मतलब ये है। तो जो एग्जांपल्स होते हैं वो भी तो हमें हेल्प करते हैं ना इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास शेड्यूल्स, जैसे मैं बताती हूँ लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर कितने सारे मतलब कितना बड़ा है, उसके अंदर एक शेड्यूल बना हुआ है, टेबल ए टेबल ये टेबल वो, उसके अंदर फिर लिखा हुआ है कि अगर ये चीज़ हुई है तो उसके लिए इतना लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, ये चीज़ है तो इतना लिमिटेशन,
कितनी बड़ी टेबल है उसकी। तो वो ऐसे शेड्यूल्स भी होते हैं जिनसे हमें इंटरप्रिटेशन आती है। ऑब्वियसली आपको लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो वो इतना बड़ा टेबल है उससे इंटरप्रिटेशन नहीं आती है कि अगर ये चीज़ हुई है तो हमें इतने साल के अंदर लाइक अप्लाई करना है, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह जो भी होता है वो ये हुआ है तो ये इतने टाइम पीरियड हमें मिलेगा। तो शेड्यूल से भी हमें इंटरप्रिटेशन आती है और ये सारी चीज़ें हमें ना विद इन द लॉ ही मिल जाती है। अब देखो ये यहाँ पे मार्जिनल नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये वो जो भी साइड में लिखा हुआ है, एडमिशन एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे मार्जिनल नोट्स हैं, ठीक है। अगर इससे भी समझ में ना आ रहा हो तो बस बेसिकली इतना समझ लेना कि ऐसे बीच में लॉ लिखा हुआ होता है, फिर साइड में मार्जिन में ना कुछ कुछ जैसे सेक्शन 1 है और कुछ लिखा हुआ है उसका फिर साइड में ना ऐसे छोटा सा लिख देते हैं 1-2 लाइन के अंदर ताकि सेक्शन 1 अच्छे से समझ में आ जाए। बस ये होता है मार्जिनल नोट्स। सो नाउ हम आते हैं एक्सटर्नल एड्स के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल एड्स मैंने बता दिया कि आपको इसके लॉ को समझने की जो मदद है वो बाहर से मिलेगी, मतलब आपने अपनी बुक बंद कर दी, आपको समझ नहीं आ रहा है बुक से, अब आप बाहर जाके पूछ रहे हो, ठीक है। तो बाहर से जब आपको मदद मिले ना उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एड्स। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लॉ पास हो रहा होता है तो कुछ डिसीजंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन डिसीजंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है जो हमें ना अंडरस्टैंडिंग लाने में मदद करता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ अगर बनाया था उस वक्त पे तो जो डिसीजंस हैं उनको आप पढ़ो कि किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा इसके ऊपर, किसी ने ये आर्ग्यू डाला, किसी ने वो कहा। तो उन चीज़ों को पढ़ के ना हमें समझ में आता है कि जो लॉ बना या ये कोई जो प्रावधान बना ये उस वक्त पे की क्या सिचुएशन चल रही होंगी जो ये इसको बनाया गया, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है उन चीज़ों को समझने की, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी, तो क्या होता है जब ये डिस्कशन हो जाता है ना, डिस्कशन हो जाता है जैसे जो मैंने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में बताया, जो डिस्कशंस हो जाता है उसके बाद में जो कमेटी होती है ना, पर्टिकुलर कमेटी, जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी कमेटी बनाई हुई है, कंपनी लॉ आया तो कंपनी लॉ की एक कमेटी बनाई हुई है, तो ऐसे कमिटीज़ होती है, ये अपना अपना ना ड्राफ्ट प्रिपेयर करती हैं और ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के बाद में ना इन ड्राफ्ट्स को सोर्स माना जाता है इंटरप्रिटेशन का। इन्हीं मैं कह रही हूँ कि रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी, क्योंकि जो भी कमिटीज़ हैं वो अपना अपना जो ड्राफ्ट है वो रिपोर्ट करती हैं, मतलब देती है ना कि हमने ये ड्राफ्ट बनाया है पास होने के लिए, तो उन ड्राफ्ट्स को भी हमें रेफ़र करना चाहिए, ठीक है, उनसे भी हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, ये कंपनी लॉ की बुक बंद करके हम बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए या कोई भी हम जो एक्ट है, कोई भी हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको बंद करके हमें बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए ये सारा एक्सटर्नल एड में आता है। अब नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, जैसे हमारे जब हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है तो हम ऑक्सफोर्ड रेफ़र कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही एक लीगल डिक्शनरी भी होती है जिसके अंदर ना लीगल वर्ड्स का सारा होता है, जैसे वर्ड एबनिशियो क्या होता है, ठीक है, एबिनिशियो क्या होता है, तो ये सारे लीगल वर्ड्स होते हैं, इनकी एक अलग से डिक्शनरी होती है, ठीक है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। किसी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। फॉरेन डिसीजंस, अभी जैसे हमारे जो लॉ बना है वो आधे से ज़्यादा तो वो ब्रिटेन वाले ही चल रहे हैं, ठीक है, वही लोग बना के गए हैं, वो हमारे चल रहे हैं, उनके लॉज काफ़ी अच्छे भी हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम अपने लॉज को भूल जाएं और वही सब फॉलो करने लगे। अभी जो बने हुए हैं वो ज़्यादातर ठीक है उनके लेवल के बने हुए हैं। तो जैसे उनके जो डिसीजंस आते हैं ना, फ़ॉरेन के जो डिसीजंस आते हैं, कोई भी लॉ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फ़ॉरेन का कोई डिसीजन आया हुआ है या कोई मतलब अब ये अवेलेबल है आपके पास जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो, तो आप उन फ़ॉरेन डिसीजंस को भी वो पढ़ सकते हो, उनको भी रेफ़र कर सकते हो। कोई भी अगर फ़ॉरेन कोर्ट ने कोई भी डिसीजन पास किया है किसी भी पर्टिकुलर लॉ के ऊपर, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो इंटरप्रिटेशन लाने के लिए, बट जो हमारे इंडियन लॉ है ना आपको उन्हें ऊपर रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे इंडियन लॉ में कोई बात कही हुई है तो हमें पहले उसको प्रायोरिटी देनी होगी एंड देन हम हमारे उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर समझो मैं आपको एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि फ़ॉरेन डिसीजन के अंदर ये कहा है कि एक बच्चे को 8 बजे से पहले ना घर आ जाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये कहा हुआ है किसी लॉ में कि जैसे एक बात फिर ये कही हुई है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको ना मतलब क्या कहते हैं 7 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने अब फ़ॉरेन डिसीजन को रेफ़र किया कि ये डिसीजन आया था कि 8 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए, तो आप लाइक अगर हमारे यहाँ का कोई डिसीजन है और वो हमारे यहाँ का कोई डिसीजन आया उसने उसके ही अपोजिटली कुछ बोल रखा है, उसके ही कॉन्ट्रेरी कुछ बोल रखा है, तो हम पहले हमारे इंडिया वाले जो लॉ है ना उसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब हम 7 मानेंगे, हम 8 नहीं मानेंगे।
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये वैसे ही था, ठीक है, बस समझाने के लिए था कि अगर आप फ़ॉरेन डिसीजंस को रेफ़र कर रहे हो तो करो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए उनको यहाँ अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई आपके इंडियन वाले लो ही होंगे, उनकी ही बातें होंगी, उनके ही प्रावधान होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिजम्पशंस पे, ठीक है। जब भी आप कोई लॉ इंटरप्रेट कर रहे होगे ना, तो अपने दिमाग में ना कुछ चीज़ें पहले ही लेकर के चलना। जैसे कि क्या, कोई भी लॉ अगर बनाया है तो वो किसी भी पर्सन को जिसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी उसको कभी भी पनिश नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, अब कभी भी कोई भी लॉ मेकर ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो किसी भी एग्रीड पार्टी को पनिश करे या किसी ऐसे बंदे को पनिश करे जिसने कोई गलत काम किया ही नहीं। मतलब गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है, तभी पनिशमेंट होगी। अब सेकंड है कि वेस्टेड राइट्स नॉट टू बी टेकन अवे। मतलब जो राइट्स आपको दिए हुए हैं, कभी भी लॉ मेकर ऐसा लॉ नहीं बनाएगा कि वो आपसे छीन लिया जाए, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो भी राइट्स दिए हैं, तो कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा कि वो राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर को पता है कि लॉ की एप्लीकेशन कैसे होगी। लेजिस्लेचर को ये भी पता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, जो जुडिशरी बॉडीज़ हैं, उनसे काम कैसे करवाना है, क्या लॉ बनाना है, किस तरीके से वो लोग काम करेंगे, उन्हें सब पता है। तो कोई भी लॉ बनाए तो कभी भी ऐसा नहीं हो, ऐसा मत समझना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी पे कोई अत्याचार हो रहा है या जुडिशरी बॉडी पे कोई अत्याचार हो रहा है। उनकी भलाई के लिए और हमें केस की सुनवाई जल्दी हो, ये सोचते हुए ही लॉ मेकर हर लॉ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काम किस तरीके से होता है और कैसे निकलवाया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक। लेजिस्लेचर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है लॉ बनाने के अंदर। लेजिस्लेचर डोंट कंपेल फ्यूटाइल थिंग्स। ये बेकार की चीज़ों के ऊपर कंपेल नहीं करता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें सिर्फ वही वहाँ पे होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड सेकंड होता है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। पहले वाले का मतलब ये होता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब होता है कि हर एक बंदे को बोलने का मौका दिया जाएगा, उसके बिना हम उसको सज़ा नहीं देंगे, फिर चाहे वो रॉन्ग डूअर हो, चाहे वो एग्रीड पार्टी हो, कोई भी हो, हर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा। और नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, मतलब जो कोई भी जज होता है, ठीक है, कोई भी जज है तो वो अपने खुद के ही केस में जज नहीं बन सकता। मतलब अगर कोई जज है और उसके बेटे के रिगार्डिंग खिलाफ या कुछ भी है, चाहे उसका बेटा दोषी है या नहीं है, ठीक है, उसके बेटा है तो वो उसी का ही केस हो गया, उससे रिलेटेड हो गया, उसके फैमिली मेम्बर है, उसका कोई रिलेटिव है जज का, या कोई फ्रेंड है या नोन है या कुछ भी है, तो अगर उसका खुद का कोई केस है ना, तो वो उस केस में जज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जज बायस होएगा, इसलिए, ठीक है, वो ढंग से डिसीजन जो देना जाना चाहिए वो नहीं देगा, ठीक है। अगर सज़ा मिल रही होगी तो उसको बचाने की कोशिश करेगा, इसलिए कहते हैं कि जज कभी भी अपने केस में जज नहीं बनेगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।